Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about the functions of promoter. हमने functions of promoter complete कर लिए और functions of promoter में हमने ये पढ़ा कि promoter means a person who fulfill the basic contracts, who fulfill the basic requirement to form a company. फॉर इनकॉर्पोरेशन जो प्रोसेस की जो कंप्लीट करेगा उसे हम प्रमोटर कहेंगे. देन एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें प्रमोटर नहीं कहेंगे. ये हमने पढ़ लिया. हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ये हमारे प्रमोटर का एक फंक्शन चल रहा है. ठीक है, तो जो टॉपिक है वो ये कहता है कि हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे कंपनी को बनाने के लिए. सो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में. ठीक है, the first document required to be submitted is MOA, Memorandum of Association. ठीक है, the first document is Memorandum of Association. Memorandum of Association is the most important document as it defines the objectives of the company. कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है. नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कि कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती है जो कि उसमें मेंशन नहीं है. किसमें? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है. एज पर सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. अब देखो फिर से वही एक अजीब डेफिनेशन हमारे सामने कि मेमोरेंडम का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अंडर अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परस्यूंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट. समझ में आया कि कंपनीज एक्ट में जिसे मेमोरेंडम का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया है और जिसके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में मेंशन किए गए हैं उसी को हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स डिफरेंट क्लॉजेज विच आर गिवन एज फॉलोज. और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो नीचे दिए गए हैं. अब बेसिकली हम हमारी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे और क्यों कहा जाता है. ठीक है, एज वी नो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, दैट मीन्स कि कंपनी के जो काम होंगे वो बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, डिसीजन कंपनी के ऑफिसर्स काम करेंगे कंपनी के बिहाफ पर. एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी का नेचुरल पर्सन की तरह एग्जिस्टेंस नहीं है. तो कैसे कंपनी को बाउंड किया जाए कि वो एक कहाँ तक काम कर सकती है, कंपनी का नेम क्या होगा, कंपनी की कैपिटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी के सब्सक्राइबर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, ये हमें पता होना चाहिए. तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये सारी इंफॉर्मेशन जिसमें मेंशन की जाएगी उसी को हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इज इट क्लियर? समझ में आया कि एक तरह से जो एक्सटर्नल पार्टीज है, जैसे कि आप मुझे कैसे जानेंगे, मेरे आइडेंटिटी कार्ड से, ठीक है, या किसी के थ्रू जानेंगे. लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जिसे देख नहीं सकते उसे कैसे जानेंगे? by way of its memorandum of association. That means MOA is a charter document of company. That means it is also called as constitution, and no member or company can go beyond its memorandum of association. If it goes, then it will be declared as void ab initio. हम इसे void ab initio कहेंगे. That means इसकी कोई भी legal validity नहीं मानी जाएगी. इज इट क्लियर? ये तो हमने हमारे हिसाब से समझ लिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ कि इसमें क्या क्या शामिल होगा ये हमारी बुक बताती है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द नेम क्लॉज.
और जैसे कि हमें पता है कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए हमेशा दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी। दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वहाँ एक नेम मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा कि कंपनी का नेम, ठीक है। तो नेम क्लॉज में मेंशन किया जाएगा कंपनी का नेम विच इज़ अप्रूव्ड बाय आरओसी, और जिसकी अप्रूवल हमने ऑलरेडी ले ली है प्रमोटर्स के थर्ड फंक्शन में। डोंट गेट कंफ्यूज कि हम जो एमओए बना रहे हैं इसमें नेम क्लॉज मेंशन किया जाएगा, और नेम जिसकी हमने अप्रूवल पहले ही आरओसी से ले ली है। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विथ विच द कंपनी विल बी नोन। ये इसमें वो नेम मेंशन किया जाएगा जिसके नाम से कंपनी को जाना जाएगा, विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय आरओसी, और जिसकी हमने अप्रूवल आरओसी से पहले ही ले ली। सेकंड इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सेकंड क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। कि कोई भी पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसके पास आपकी या तो फ़ोन नंबर होने चाहिए, या आपकी ईमेल एड्रेस, या फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। यस और नो? सेम कंपनी जो है उससे जो भी काम करने हैं वो कहीं ना कहीं तो अपना ऑफिस सेटअप करेगी, तो जिस स्टेट में सेटअप करेगी उस स्टेट का नाम और कंपनी का जो एड्रेस है वो इसमें मेंशन किया जाएगा। इज इट क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमिसाइल क्लॉज। इसका एक नाम और है, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, डोमिसाइल क्लॉज। अगर कभी एग्जाम में पूछ रहे कि डोमिसाइल क्लॉज एक्सप्लेन कीजिए तो हमें घबराना नहीं है, डोमिसाइल क्लॉज आपको पता होना चाहिए। The exact address of the registered office is not required at this stage, but the same must be notified to the ROC within 30 days of incorporation of company। सीधी सी बात है कि फ़िलहाल तो हमें स्टेट का नाम बता दीजिए, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है तो मेंशन कर दो, बट अगर आपने अभी तक नहीं मिला है कोई जगह तो ऐसा नहीं है कि इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन होने के विद इन 30 डेज आपको इसकी इंटीमेशन आरओसी को देनी होगी, वरना फिर वही पैनल प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इज इट क्लियर? द थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए या अपनी इच्छा से किसी भी काम को नहीं करे। दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन किए जाएंगे कंपनी के, इन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें वॉइड एब इनिशियो, दैट मीन्स उन्हें इलीगल नहीं कह सकते, मतलब उन्हें कहा जाएगा कि उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, और ये वो पर्पस डिफाइन करता है जिसके लिए कंपनी को बनाया गया। अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दिस क्लॉज, और कंपनी कोई भी ऐसा लीगली काम नहीं कर सकती जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है। The main object for which the company is formed are listed in these sub clauses। ठीक है कि देखो there are two types of objectives, primary and secondary। प्राइमरी जिसके लिए कंपनी बनी हुई है, और प्राइमरी को पूरा करने के लिए जो हमारे फर्दर, फॉर एग्जांपल हमने एसेट्स भी खरीदनी होती है, फर्नीचर भी खरीदना है, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सब्सिडियरी या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो कि सब क्लॉजेज में मेंशन किए जाएंगे। इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट एन एक्ट which is either essential or incidental for the attainment of main objective of company is deemed to be valid। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सीमेंट फैक्ट्री लगानी है या रेडीमेड गारमेंट्स की लगानी है मशीनें,
तो बिल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो कंपनी का काम कपड़े बनाने का होगा, लेकिन आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो क्या ये वैलिड है? यस, क्योंकि ये एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बिना आप प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो सर फिर कौन से शामिल नहीं किए जाएंगे? एक सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल आप रेडीमेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया रेलवे लाइंस को रेलवे लाइंस बिछाने का, रेलवे से कर लिया कि सर हम रेलवे लाइन यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, तो क्या वो हमारे इंसिडेंटल या एसेंशियल है? नो, वो हमारे बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। ऑल्दो इट मे नॉट हैव बीन स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, हालांकि मेंशन करना जरूरी नहीं। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, liability clause limits the liability of members to the amount unpaid on the shares owned by them. As we discussed in the last classes or features of company, that the liability of members is limited. That means कि जो कंपनी को कैपिटल कंट्रीब्यूशन का प्रॉमिस दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 रुपीज़ के शेयर के लिए अप्लाई किया है और कंपनी को 4 रुपीज़ अभी तक पे कर दी है, दैट मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर अमाउंट अनपेड, कितना अनपेड है? 6 रुपीज़, वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होगी। इज इट क्लियर? इसका एक एग्जांपल्स भी आपको गिवन। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। आप तो कितना भी पैसा मांग लोगे, लेकिन जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन की क्रेडिट लिमिट होती है कि आप इतना पैसा बोरो कर सकते हो, ले सकते हो, वैसे ही कंपनी की कैपिटल की एक लिमिट बना दी जाती है ताकि एक्सेस कैपिटल मार्केट से नहीं उठाई जा सके या कंपनी की कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड कैपिटल नहीं उठाई जाए। तो इसके लिए कैपिटल क्लॉज बनाया गया है और इसमें मेंशन की जाती है कि कंपनी शेयर्स इशू करके मैक्सिमम कितने कैपिटल ले सकती है। The authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of share having a fixed price value is specified in this clause. ध्यान से समझना कि आप ऑथोराइज कैपिटल बता दोगे कि मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो, प्लस नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हो, प्लस एक शेयर की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी ₹25 लाख। सपोज कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 25 लाख रुपीस की आपकी ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। आगे कहते हैं विच डिवाइडेड इनटू 2.5 लाख शेयर्स, जो कि डिवाइडेड है 2.5 लाख शेयर्स। अब सीधी सी बात, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आगे कहता है ऑफ ₹10 ईच। इस तरीके से आपको अपने कैपिटल क्लॉज में ये मेंशन करना होगा। द सेड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन दिस क्लॉज। दैट मीन्स आप इस अमाउंट के ऊपर कभी भी पब्लिक से कैपिटल इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। Now, the signatories of the memorandum of association state their intention to be associated with the company and give their understanding to subscribe the shares mentioned against their names. अब सीधी सी बात है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे तो कल को हम फ्रॉड के केस में जेल में नहीं डाल सकते। तो कुछ लोग होंगे जो कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर साइन करेंगे, मतलब इसी में होता है एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैपिटल क्लॉज के बाद, जहाँ ऑथोराइज पर्सन्स और प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि साहब तो सही है, वो अपने सिग्नेचर देंगे और उनके नाम के आगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए वो उनको लेने पड़ेंगे, ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शेल बी रेस्पेक्टिवली फॉर्म्स। अब ध्यान से समझना कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको एक टेबल गिवन है, रेस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन A, B, C, D, E।
कि अलग अलग कंपनी है, कोई लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई अनलिमिटेड कंपनी है, तो इन टेबल्स में उसी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स मेंशन किए गए। फॉर एग्जांपल टेबल ए जो है हमारी, वो बताती है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स के थ्रू लिमिटेड है तो टेबल ए में जो भी प्रोविजंस होंगे एमओए बनाने के वो आपको फॉलो करने होंगे। टेबल बी कहती है कि अगर कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसको टेबल बी के नॉर्म्स पूरे करने होंगे। इसी तरीके से सब बताए जाए। इज इट क्लियर? जब क्या कह रहा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2% इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग सिग्नेचर करके अप्रूव देंगे और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोगों के सिग्नेचर होंगे। जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी जो कॉपी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, वो हमारे चैप्टर के एंड में गिवन। इज इट क्लियर? Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.